हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट और आज से क्लास फोर्थ सेमेस्टर की स्टार्ट होने वाली है। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की पहला जो सब्जेक्ट आता है वो माइंड वेंटिलेशंस को लेके आता है। तो अब हम लोग माइंड वेंटिलेशंस में इंटर कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेमेस्टर वाइज सिलेबस को कवर की जा रही है। जो न्यू सिलेबस बन रही है उसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज, और फोर्थ सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में माइंड वेंटिलेशंस एंड माइंड इन्वायरमेंट को लेके कुछ टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन्वायरमेंट आप शुरू से जानते ही होंगे, या फिर 7th क्लासेस में आपने इन्वायरमेंट क्लास या चैप्टर देखा होगा। इन्वायरमेंट मीन्स वातावरण, और इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं। क्या परसेंटेजेस ऑफ गैसेस ओपन इन्वायरमेंट में रहता है, और क्या परसेंटेज ऑफ गैसेस एक माइंस इन्वायरमेंट में होता है। ये दोनों बहुत डिफरेंस या फिर डिफरेंस वाली बात आती है। तो जो ओपन इन्वायरमेंट में अगर आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस 0 पॉइंट समथिंग के बराबर पाई जाती है। बट इसके अलावा माइंस में जो इन्वायरमेंट बना हुआ रहता है वो ओपन इन्वायरमेंट से बहुत ही डिफरेंट बना हुआ रहता है। हालांकि जितने भी ओपन इन्वायरमेंट में गैसेस पाई जाती है या फिर मिलती है, सेम इट इज माइंस में भी मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी 9 प्रकार के गैसेस और भी बनती है माइंस में। देयर आर प्रेजेंस almost 9 gases in mines with respect to open environment conditions। वातावरण के अलावा भी 9 गैसेस, वातावरण में जो भी गैसेस पाए जाते हैं उसके अलावा भी 9 गैसेस माइन इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ओके, तो धीरे धीरे सबको कवर करना है, और बेसिकली सिलेबस भी आपका यही सब है कि क्या है गैसेस, स्टिक डैम्स, फायर डैम्स, आफ्टर डैम्स, वाइट डैम्स एंड इसकी इफेक्ट क्या है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है फायर डैम्स। ये सब सारे हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने ये सीखा है कि ओपन इन्वायरमेंट के कंडीशंस में जितने भी गैसेस पाए जाते हैं, इसके अलावा भी 9 टाइप्स के गैसेस अंडरग्राउंड माइंस में पाई जाती है। ओके, बेसिकली हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, माइंड वेंटिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो आप अंडरग्राउंड को ही कंसेप्ट में लेके रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर ओपन कास्ट में तो कोई गैसेस पाई नहीं जाती, वो भी ओपन एनवायरनमेंट में आती है। तो बेसिकली आप माइंड इन्वायरमेंट अंडरग्राउंड के लिए बना है, तो अंडरग्राउंड की बात करेंगे। ओके, बार बार अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में प्रोनाउंस नहीं करूंगा। कंपोजिशंस क्या क्या है ओपन इन्वायरमेंट के कंडीशंस में। कंपोजिशंस क्या क्या है गैसेस की ओपन इन्वायरमेंट के कंडीशंस में। एक वर्बली हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। बट इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशंस क्या है, इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशंस क्या है ओपन इन्वायरमेंट में। बचपन में था तो एक अप्रोक्स में बताया जाता था कि
79% ऑक्सीजन, 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। बट अब हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इंजीनियर बनने वाले हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट की भी वैल्यू होती है। तो पहला ओपन एनवायरनमेंट की जो कंपोजिशंस होती है वो आप नोट डाउन कीजिए। कंपोजिशंस ऑफ ओपन एनवायरनमेंट, composition of open environment. Open environment means earth environment. तो बताइए नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, बताइए। अगर आप बाय वॉल्यूम देखना चाहेंगे, अगर गैस को बाय वॉल्यूम देखना चाहेंगे और बाय मास देखना चाहेंगे तो दोनों आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का बाय वॉल्यूम 79.07%, 79.07%, और बाय मास 76.80%, 76.80%। ये ओपन एनवायरनमेंट जहां हम लोग सांस लेते हैं या फिर सारे वर्किंग करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या है बाय वॉल्यूम? 20.93%। आई एम करेक्ट? यस, 20.93%। और बाय मास क्या है? 23.15%। ये ऑक्सीजन की कंपोजिशन है ओपन एनवायरनमेंट में। ओके, ओपन एनवायरनमेंट बोलिए या फिर एटमॉस्फेयर बोलिए। देन आफ्टर आपका CO2 हो जाएगा 0.03 बाय वॉल्यूम, 0.03% बाय वॉल्यूम, और बाय मास आएगा 0.046, 0.046%। ये आपका कंपोजिशन है ओपन एनवायरनमेंट का या फिर ओपन एटमॉस्फेयर का। अभी बेसिकली जस्ट अच्छा, ओके, अभी बेसिकली हम लोग जस्ट एज ए नॉर्मल वे या फिर बेसिक कंसेप्ट को देख रहे हैं। देन आफ्टर सिलेबस को आएंगे। सिलेबस में पहला ही टॉपिक आपका नॉर्मल एयर कंपोजिशंस, उसके बाद रिटर्न एयर कंपोजिशंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो नॉर्मल एयर कंपोजिशंस आप इसको देख सकते हैं, बट अभी आएंगे उसमें सेंटेंस बाय सेंटेंस थ्योरी के साथ, और कहीं कहीं अगर प्रैक्टिकल दिखाने को मिलेगा तो फिर मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। ओके, फिलहाल ये कंपोजिशंस ऑफ ओपन एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं आप। माइन एनवायरनमेंट और वेंटिलेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ डिफिनेशंस जानने होंगे, जैसे कि गैसेस क्या होते हैं, फ्यूम्स क्या होते हैं, फिर वेंटिलेशंस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बेसिक जो बातें आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर बेसिक जो डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछे भी जा सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम लोग डिफिनेशंस करेंगे। अदरवाइज जो 7th 8th क्लासेस है वो सब अभी करने का वक्त भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो पहला मैंने बताया था कि
ओपन इन्वायरमेंट के अलावा भी 9 प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं कि कहाँ पे, अंडरग्राउंड माइंस में। ओपन इन्वायरमेंट के अलावा 9 टाइप्स के गैसेस भी पाए जाते हैं माइन इन्वायरमेंट में, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में। तो देयर आर 9 types of gases present on underground mines are as follow. Underground mines are as follow. इसको अगर सही से सेंटेंस क्या है, ठीक है ना? हाँ, ओके। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट ऑन अंडरग्राउंड माइंस आर एस फॉलो। पहला, फायर डैम। चलेंगे डैम क्या होता है ये भी बताएंगे। फिलहाल 9 प्रकार के आप गैसेस को देख ले कि कितने प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में क्लास कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी बंदा आपसे ये पूछ ही देगा कहीं भी और कभी भी कि बताइए आप अंडरग्राउंड में कौन कौन सा गैस पाए जाते हैं। तो ये आपको हमेशा रिमेम्बर या फिर मेमोरी में सेव करके रखना है, अदरवाइज आपकी इंसल्ट हो जाएगी। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा, ओरल में भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ गैसेस मिलते हैं अंडरग्राउंड के केस में। तो फायर डैम किसको कहते हैं? फायर से आपको समझ में आ रहा है कि आग वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो आग किसमें लग सकती है, कौन सा गैसेस में आग लगने की ज्यादा चांसेस रहती हैं? तो सिंपली आग लगने वाली गैस कौन सी होती है? फायर डैम, ब्रैकेट कर दीजिए CH3, यानी कि मीथेन। बहुत ही डेंजरस गैस इसको माना गया है। थोड़ी सी भी चिंगारी अगर मीथेन को मिल जाए तो फिर पूरी की पूरी माइंस को ब्लास्ट कर सकती है। ओके, तो वो बहुत सेंसिटिव गैस है फायर डैम, और इसी के लिए हम लोग इंस्ट्रिंसिकली एपरेटस यूज करते हैं। इंस्ट्रिंसिकली क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, FLP ये सब, ठीक ना, जिससे जो चिंगारी होती है वो बाहर एक्सपोज ना होके एंटायर में ही चिंगारी रहे और फायर एक्सप्लोजन से बचे। ओके, चलेंगे धीरे धीरे। तो इसको हम लोग हिंदी में गरम गैस भी बोलते हैं। अगर कोई गरम गैस, ओके। फिर सेकेंड वन इज ब्लैक डैम। सेकेंड वन इज ब्लैक डैम मतलब ठंडी गैस। अब ठंडी गैस कौन सी होती है? ठंडी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज N2 है ना, हाँ, नाइट्रोजन, ये ठंडी गैस में आएगी। इसको आप हिंदी में ठंडी गैस लिख सकते हैं। देन आफ्टर आपका व्हाइट डैम, यानी कि खूनी गैस इसको बोला जाता है, व्हाइट डैम। और व्हाइट डैम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, खूनी गैस, खूनी गैस।
कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे माइंस में इंटर या फिर माइंस में कैसे उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको खूनी गैस इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 मिनट के लिए भी इनहेल कर लेते हैं या थोड़ी सी मात्रा में भी आप इसको इनहेल कर लेते हैं तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, माइंस में कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी HEMM यूज करते हैं तो मशीनरी से जो गैसेस उत्पन्न होती है उसमें से एक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होती है। मशीनरी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस भी निकलती है। ओके, जिसके वजह से आप सतर्क ना रखेंगे तो फिर मैटर हो सकता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए जहां से उत्पन्न हो रही है, सपोज दैट किसी मशीन से उत्पन्न हो रही है, तो क्या करते हैं उसके लिए सिंपल सा, आपको कोई लॉजिक या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कर देना है वो कर देना है। सिंपल में आप देखो कि एग्जॉस्ट से कहीं किसी प्रकार का इस तरह का गैसेस या इस तरह से धुआं ना निकले जिससे आपको हानिकारक हो। और एग्जॉस्ट से ज्यादा धुआं निकलने का मतलब कि मशीन आपकी मेंटेनेंस में जाएगी, यानी कि मशीन मेंटेनेंस मांग रही है। ओके, दैट्स वाई तो धुआं आता है और उसी धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो माइंस चले जाइए। माइंस में टिपर यानी कि अगर ट्रक, टिपर या फिर डंपर है और डंपर में हेवी लोड कर दीजिए। हेवी लोड हो जाने की वजह से अगर माइंस पे रनिंग हो रही है, व्हीकल्स या टिपर रनिंग हो रही है, तो देखिएगा बहुत ही टॉर्क उसको लगाना पड़ता है मोशंस करने के लिए, यानी कि टिपर को चलने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, टॉर्क लगाना पड़ता है, तब जाके वो मूव कर पाती है। उसी समय जो धुआं निकलता है ना, उसी समय जो एग्जॉस्ट निकलती है, सेम इट इज वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा देखने को मिल सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सा कहना है, अगर आपके आमने सामने भी या बाय रोड या ट्रांसपोर्ट में आपके आमने सामने हेवी व्हीकल्स अगर लोड लेके चल रही है और उसे चढ़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तो उससे दूर रहे, उसके एग्जॉस्ट से दूर रहे। बहुत ही डेंजरस गैसेस का फाउंडेशंस, बहुत ही डेंजरस गैसेस वो बनाती है। और उसी डेंजरस गैसेस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो फिर आप इनहेल किए तो आपकी जीवन लीला समाप्त होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इसे खूनी गैस कहा गया। इसकी कोई टेस्ट नहीं है, इसकी कोई स्मेलिंग नहीं है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। ओके, तो धीरे धीरे सब चीज चलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। देन आफ्टर नाइट्रोफ्यूमस। नाइट्रोफ्यूम्स ये नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड से बने होंगे, नाइट्रोफ्यूम्स। ओके, नाइट्रोफ्यूम्स NO, NO2, N2O3, NO2, N3, N2O3 या नाइट्रोजन से N सीरीज के जितने भी गैस आएंगे NOx डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, NOx। ओके, इसके बाद पोचा गैस यानी कि स्टिंग लैंप, स्टिंग डैम्स, इसको H2S बोलते हैं, H2
एस को हम लोग पोचा गैस बोलते हैं, पोचा गैस। इसका स्मेल आप जानते हैं, और ये कहाँ मिलेगा? H2S, स्टिंग डैम। पोचा से ही आपको समझ में आ रहा, कोई भी सामान सड़ना गलना या फिर बर्बाद हो जाना। तो माइंस में भी पानी की मात्रा होती है, प्लस आप लकड़ी के खंभे को सपोर्ट में यूज करते हैं। किसी दिन लकड़ी कहीं भी अगर आप फेंक दें तो उसमें जाहिर सी बात है, क्या उसको बोलते हैं, एल्गी पाई जाती है। एल्गी के बाद मशरूम, ये सब ऑटोमेटिक बनने लगती है। तो वो सड़ने गलने का प्रोसेस है, तो वहीं से ये पोचा गैस की उत्पन्न होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। तो 5 हो गए। अब छठा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को कुछ बेसिकली नाम नहीं है, बस SO2 ही है। उसके बाद हाइड्रोजन, आप जानते ही होंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, H1, H2, H3। ओह माय गॉड, ये ब्लैक बोर्ड, सॉरी मार्कर बोर्ड नजर नहीं आ रही है, अब ठीक है। हाइड्रोजन H2 एंड लास्ट वन इज आफ्टर डैम्स। नंबरिंग में मैंने कुछ गलत किया क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, ये 6, ये 7, 8 में हमारा जॉब स्टिक, स्टिंक है, जॉब स्टिंक नजर आ रहा है ना बोर्ड में? चलो मैं इधर लिख देता हूँ, जॉब स्टिंक। जॉब स्टिंक। और लास्ट वन इज आफ्टर डैम्प। आफ्टर डैम्प यानी कि ब्लास्टिंग के बाद जो भी फ्यूम्स या वेपर्स या गैसेस बनती हैं उसको हम लोग आफ्टर डैम्प बोलते हैं। ये जॉब स्टिंक क्या होता है, किसी को पता है क्या? जॉब स्टिंक कौन सा गैस होता है? जस्ट 1 मिनट। जॉब स्टिंक वैसे गैस होते हैं जो ईयरली स्टेजेस ऑफ स्पॉन्टेनियस में देख पाई जाती है, या फिर कोल स्पॉन्टेनियस हीटिंग में आपको जो स्टार्टिंग के गैसेस मिलती है उसी को हम लोग जॉब स्टिंक गैसेस बोलते हैं। ओके, जॉब स्टिंक। वन मोर थिंग, अगर जॉब स्टिंक की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप चले जाइए कोल स्टोक में, कोल स्टोक या ऐसा डंप में चले जाइए जहां पे थोड़ी बहुत मात्रा कोयला की भी ढेर हो, प्लस ओबी की भी मात्रा डिपॉजिट हो। अगर उस प्लेसेस में क्या आप धनबाद के रोड से ही गुजर जाइए, जिधर आपकी माइंस बनी हुई है उधर से ही आप गुजर जाइए। देखिए ये आपकी माइंस, ये आपकी माइंस चल रही है, और ये आपका क्या है,
ये आपका डंप है, डंप यार्ड है, बेंच बाय बेंच बना के डंपिंग की गई है। और आप इधर से गुजर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ गई होगी या धुआं आ रहा है तो वहां से एक अजीब प्रकार का गैसेस आपको फील सूंघने को मिलेगा, अजीब प्रकार का गैसेस सूंघने को मिलेगा। जलने का ही गैस रहता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, वही गैस आपको सूंघने को मिलेगा। सेम गैस को ही हम लोग जॉब स्टिंग का नाम देते हैं, सेम गैस को हम लोग जॉब स्टिंग गैसेस बोलते हैं। ओके, तो 9 प्रकार के ये आपके गैसेस पाए जाते हैं अंडरग्राउंड के केस में, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे गैसेस किसको बोलते हैं, माइन इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, वेंटिलेशन, ये सब डिफिनेशंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट डाउन। Anyways, completed. Okay, now थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो पढ़ाने में भी आप समझ सकते हो, आपकी अगर बॉडी ऑर्गन सही से प्रॉपर से वर्क नहीं कर रही होगी तो आपको किसी काम में भी मन नहीं लगता होगा, कोई काम करने को भी मन नहीं लगता होगा। बट अगर मजबूरी है और मेहनत है और मेहनत करनी है, मंजिल तक पहुंचनी है, तो फिर आप ऐसे बॉडी ऑर्गन काम करे या ना करे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, मेहनत कर रहा हूँ, हमारी भी स्टडी हो जा रही है, हमारी भी सेल्फ स्टडी हो रही है, प्लस आप सबकी भी स्टडी हो जा रही है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। दैट्स वाई मैं तबीयत खराब होने के बावजूद भी क्लासेस को या फिर वीडियो को बना पा रहा हूँ या बना रहा हूँ। ओके, सिलेबस में आपको ये सब सारे कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी इफेक्ट है, क्या एनवायरमेंट कंडीशंस है, ये सब सारे आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या प्रॉपर्टीज बनती है, इसको सूंघ लेने से क्या होगा, क्या उसके बाद आप प्रिकॉशंस लेंगे, क्या एक्शंस टेकन होगा, रेस्क्यू टीम आपकी क्या करेगी, तो ये सब सारे पढ़ने होंगे आपको। फिलहाल अभी हम लोग माइन इन्वायरमेंट और वेंटिलेशंस में आते हैं, तो पहले आप लिखिए वेंटिलेशंस बोलते किसको है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशंस, या फिर ये पूछा जा सकता है डिफाइन वेंटिलेशंस सिस्टम इन ए माइंस। मैं थोड़ा वीडियो को रफ करता हूँ। रेडी? ओके, रेडी? तो वेंटिलेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय वेंटिलेशंस?
वेंटिलेशंस हम लोग बोलेंगे किसको? वेंटिलेशंस मीन्स व्हाट? अगर आप घर बना रहे हैं तो घर में भी आपने वेंटिलेशंस के लिए अपर फ्लोर से जस्ट राइट साइड में या फिर कोने पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होगी। तो वो क्या है? जो स्पेस आपने छोड़ी है किस लिए छोड़ी है? क्या है वो? वही तो वेंटिलेशन है ना। वही तो वेंटिलेशंस का वर्क कर रही है। जो छत से नीचे, अगर आप छत बना रहे हैं अपने घर में, ये आपका घर है और ये आपका छत है, तो छत से एग्जैक्टली यहाँ ऐसे समथिंग स्पेस छोड़ी जाती है। और ये किस लिए छोड़ी जाती है? वेंटिलेशंस के लिए। और वेंटिलेशंस ताकि आपके रूम पे या फिर आपके घर में गैसेस ना बने, जिससे आप और आपके सभी परिवार सुरक्षित रहें। ओके, सेम इट इज माइंस में भी वेंटिलेशंस की जाती है। वेंटिलेशंस, पहला नेचुरल वेंटिलेशंस, दूसरा आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस। अगर माइंस बहुत डीप है तो आपको नेचुरल वेंटिलेशंस के साथ साथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस का भी यूज करना होता है। अदरवाइज जान और माल की नुकसान हो सकती है। ओके, वेंटिलेशंस। तो वेंटिलेशंस डिफिनेशंस अगर पूछा जाए तो आप सिंपल में ये लिखो कि फॉलो ऑफ एयर वेलोसिटी। टू फॉलो ऑफ एयर वेलोसिटी इज कॉल्ड वेंटिलेशंस। आई एम करेक्ट? टू फॉलो ऑफ एयर वेलोसिटी या फिर टू फॉलो ऑफ एयर कॉल्ड वेंटिलेशंस। ओके, लाइट चली गई है, मैं खिड़की को ओपन करता हूं। चलो कोई नहीं, लाइट नहीं है, इन्वर्टर हमारी खराब हो चुकी है, बैटरी बैठ चुका है, आपको थोड़ी बहुत। ओके, तो फॉलो ऑफ एयर कॉल्ड वेंटिलेशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला आपका डिफिनेशंस आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वेंटिलेशंस। तो वेंटिलेशंस का डिफाइन करना है, टू फॉलो ऑफ एयर कॉल्ड वेंटिलेशंस। फॉलो मतलब बहना, हवा का बहना ही हम लोग वेंटिलेशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट माइंड वेंटिलेशंस। माइंड वेंटिलेशंस फिर किसको बोलेंगे हम लोग? माइंड वेंटिलेशन। अरे भाई, माइंड वेंटिलेशंस किसको बोलेंगे? माइंस की जो वातावरण है, माइंस की जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, उसी को माइंड वेंटिलेशंस बोलेंगे, सिंपल। तो इसमें आपका डिफिनेशंस क्या लिखाएगा? टू फॉलो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एयर इन ए माइन फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग द सुटेबिलिटी कंडीशंस फॉर वर्किंग। माइंस वेंटिलेशंस मीन्स हवा का बहना और बहाना। कहां पे? माइंस में। और किस लिए? ताकि वर्किंग के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट बना रहे। हवा का बहना या बहाना माइंस के अंदर, ताकि वर्किंग सुटेबल कंडीशंस बना रहे, उसी को हम लोग माइंड वेंटिलेशंस बोलेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर वर्किंग सुटेबल मीन्स क्या आप समझ रहे हैं सर, क्या मतलब होता? वर्किंग सुटेबल मीन्स व्हाट? यहाँ सिर्फ जान और माल की हानि को ना रखते हुए वर्किंग सुटेबल को वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कीजिए, सपोज दैट आप नमी वाली ह्यूमिडिटी जहाँ पे एक्सेस है,
गर्मी के सीजन में मान लेते हैं, ठीक है, गर्मी के सीजन में आप एक रूम को पैक कर लीजिए, वहां पे आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आपका शरीर से पसीना निकलेगा, शरीर से पसीना निकलेगा। बट अगर इन द केस शरीर से पसीना नहीं निकलता है और जो सेल, ये दिस वन सेल में ही वो ब्लॉक करके रुक जाता है, तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगेगा, जिसके वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे या मन नहीं लगेगा काम करने में, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग माइंस में वेंटिलेशन प्रॉपर सिस्टम अरेंजमेंट करते हैं। इसके साथ साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट को लेके ही माइन वेंटिलेशंस का यूजेस की जाती है माइंस में। तो आप समझ सकते हैं, अगर पसीना आपका बाहर नहीं निकला, यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा है और आपको चिड़चिड़ापन लगेगा। सेम इट इज, अगर पसीना बाहर निकल जाता है और वो वेपर में रिलीज हो जाता है, तो देखिएगा आप गर्मी के सीजन में भी पसीना एक बार पूरी बॉडी से बाहर निकलने के बाद आपको चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा, लेकिन जब तक ब्लॉक किया हुआ है तब तक आपको चिड़चिड़ापन लगेगा। सेम इट इज यहाँ भी है। माइंड वेंटिलेशंस इसलिए भी की जाती है ताकि सुटेबल कंडीशंस बना रहे वर्कर के लिए। ओके, उसके बाद और कंसेप्ट क्यों, और कंसेप्ट क्या हो सकता है माइंड वेंटिलेशंस करने का? दूसरा कंसेप्ट, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, ताकि बॉडी में एनर्जेटिक फील हो। आप अगर सुबह सुबह, लोग क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों कहते हैं? मॉर्निंग वॉक इसलिए क्योंकि उस समय वातावरण में जो हवा रहती है वो प्योर हवा रहती है, प्योर ऑक्सीजन पाई जाती है, एकदम प्योरेस्ट। क्योंकि नाइट के समय अगर आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में आप सुबह दौड़ो, दोपहर को दौड़ो या नाइट को दौड़ो, कोई फायदा होने को रहा नहीं। वहाँ 24 घंटे गाड़ियाँ चलते रहती है, फैक्ट्री चलते रहती है। लेकिन अगर आप कोई शांत माहौल प्लेसेस में चले जाओ, जैसे गांव हो गया, खेत खलियान हो गया, या फिर जंगल एरिया टाइप में चले जाओ जहाँ पेड़ की मात्रा, पौधे की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप चले जाओ, तो दिन भर में तो लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे ऑक्सीजन या फिर वो इन्वायरमेंट पोल्यूट होती है। बट रात में कोई यूज़ ना होता है तो उससे जो भी पोल्यूशन होती थी वो तो होगी नहीं। तो उस समय क्या होता है, 8 घंटा में वातावरण अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो भी प्यूरिफाई कर देते हैं। और प्यूरिफायर हो जाने के बाद अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलो तो आपको जो हवा, जो इनहेल आप करेंगे एयर, उससे बहुत बॉडी में एनर्जेटिक फील आएगी, बहुत बॉडी में एनर्जेटिक फील आएगी। इसीलिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग कहते हैं। ओके, और वो भी सुबह सुबह। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आप चले जाओ जिम करो, कसरत करो, बॉडी एनर्जेटिक जो भी करना है करो जिम में। एक्सरसाइज करने के टाइम पे अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो और बेंच प्रेस 10 बार कंटिन्यू मार लिए और उसी जिम के अंदर आप रह गए, तो आपको बॉडी को एनर्जी गेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ठीक ना। लेकिन बेंच प्रेस करने के बाद 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर ही आप ओपन इन्वायरमेंट में हवा लेने के लिए निकल जाओ। अगर आपकी जिम पैक है तो गेट के बाहर निकल जाओ, और जो आपको ऑक्सीजन मिलेगा वो ऑक्सीजन आपको बहुत एनर्जी देगा। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से भी करके देख सकते हैं। ओके, तो नाउ अब माइंड वेंटिलेशंस की डिफिनेशंस को लिखते हैं, फिर आगे की डिफिनेशंस गैसेस में चलेंगे।
चलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं लिखने के लिए। ओके, ये आपकी डिफिनेशंस, माइंड वेंटिलेशंस, द फॉलो ऑफ क्वांटिटीज, द फॉलो ऑफ क्वांटिटीज, किसकी क्वांटिटीज? एयर की क्वांटिटीज। द फॉलो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एयर इन ए माइन फॉर द पर्पस, किसके लिए? ताकि सुटेबल कंडीशंस बना रहे, और सुटेबल कंडीशंस बनाने का पर्पस वर्किंग कंटिन्यू वर्कर्स करते रहे, यानी कि वर्किंग कंटिन्यू आपका होते रहे। द फॉलो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एयर इन अ माइन फॉर द पर्पस ऑफ रीस्टोरिंग द सुटेबल कंडीशंस फॉर वर्किंग कॉल्ड माइन वेंटिलेशंस। ओके, ये आपकी माइन वेंटिलेशंस की डिफिनेशंस नोट डाउन कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस। अब बताइए गैसेस किसको बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। 8, 9, 10 में आप पढ़े होंगे मैटर किस फॉर्म में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में रहते हैं। तो गैसेस की डिफिनेशंस आपको करनी आनी चाहिए, बट रेगुलेशंस और माइंस या फिर डीजीएमएस क्या कहता है? गैसेस किसको बोलेंगे? गैसेस हम लोग ओनली ऑन फ्यूम्स और वेपर को ही गैसेस बोलेंगे। फ्यूम्स और वेपर को ही गैसेस बोलेंगे। फ्यूम्स मतलब व्हाट? फ्यूम्स मतलब क्या? धुआं, धुआं को ही फ्यूम्स बोलते हैं ना। तो धुआं को हम लोग गैसेस के रूप में देखेंगे माइंस में। और वेपर, वेपर मीन्स व्हाट? वेपर मीन्स भाप। पानी बॉइलिंग पॉइंट से अगर एक्सेस में जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ओवर होती है, तो वो क्या होता है? वेपोराइजेशन हो जाता है, यानी कि वेपर बन के, वाष्प बन के ओपन इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो उसी को हम लोग वेपर बोलते हैं, वाष्प। ठीक है, भाप, भाप। तो गैस में हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किन दो चीजों को गैसेस में रखा गया है? फ्यूम्स एंड वेपर, धुआं और भाप। तो नेक्स्ट डेफिनेशंस है हमारा गैसेस, या गैस कर दीजिए, मैं डिफाइन करता हूं। ये आपकी डिफिनेशंस, प्लीज नोट डाउन। गैस, तो गैस दो सब्सटेंस which have not fixed shape, size and volume, वैसे पदार्थ को जिसका किसी प्रकार के फिक्स्ड नहीं है क्या? शेप, साइज एंड वॉल्यूम, बट हैविंग फिक्स्ड मास, is called gases, is called gas. Okay, now as regulation 2017, as per coal mines regulation 2017, it is also include fumes and vapor, ये fumes and vapor जो मैंने बात बताया था। ओके, ये आपकी जनरल डिफिनेशंस हो गई। थोड़ी बहुत डिफिनेशंस आपको आनी चाहिए, हो सकता है आपको डिफिनेशंस दे दें, वन वर्ड की क्वेश्चंस भी दे दें, ठीक ना। तो ये सब जानना पड़ेगा आपको। अब हम लोग आते हैं डैम्स, DAMPS, डैम्स, फायर डैम्स, स्टिंग डैम, जॉब स्टिक, ये सब हम लोग पढ़े थे ना।
ब्लैक डैम्प, व्हाइट डैम्प। तो डैम्प में अब हम लोग आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प। तो डैम्प की डिफिनेशंस करेंगे, प्लीज नोट डाउन। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस भी देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है गैसेस में। ओके, हाँ चलिए अब डैम्प्स के बारे में लिखते हैं, DAMP डैम्प। तो ये जो डैम्प है, ये डैम्प कहाँ से वर्ड आया है? मैक्सिमम जो वर्ड आता है सारे के सारे कहाँ से आते हैं? जर्मन। क्यों? जर्मन में ऐसा क्या है कि भाई सब जर्मन से ही वर्ड होके आते हैं। आपने अगर किसी भी साइंटिस्ट या फिर किसी भी मॉडल या ऐसे महान वैज्ञानिक को देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आया होगा कि बोर्न बाय इन जर्मन। कोई भी आप मैक्सिमम जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो कहाँ से कहाँ जन्म लेते हैं? जर्मन में। तो सेम इट इज, जब जन्म जर्मन से लिए हैं और वो उस चीज को इन्वेंशंस की है तो जाहिर सी बात है जर्मन वर्ड ही आएगा, पहला मुंह पे जर्मन वर्ड ही आएगा ना। तो ये भी सेम इट इज, डैम्प भी जर्मन वर्ड ही है। तो इट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड डैम्प, डैम्प DAMP डैम्प, विच मीन्स स्मोक एंड वेपर, जिसको स्मोक एंड वेपर के लिए यूज किया जाता है। ओके, और एक चीज और एक बात कि जर्मन साइंटिस्ट ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर और जर्मन इंजीनियर ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिला गया है। अब पता नहीं ये इतिहास कहता है या फिर कोई एक पॉलिसी बनाई गई थी कि बेसिकली जर्मन इंजीनियर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए या फिर साइंटिस्ट को, क्योंकि हमारे भारत में भी तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत अच्छे इन्वेंटरी भी किया था। लेकिन इतिहास, एनीवेज उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग डैम्प की डिफिनेशंस को करते हैं। ओके, नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। ओके डन। हाँ, तो डैम्प की डेफिनेशंस क्या होगी? इट कम्स फ्रॉम जर्मन। मैंने बताया था ना, जर्मन साइंटिस्ट अपने आप को महान बनाने के लिए सब चीज में जर्मन। इट कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड दैट मीन्स डैम्प, DAMF, which means smoke and vapor, but in a mine damps is used to represent mixture of gases। but हम लोग माइंस में डैम्प का यूज करते हैं किसके लिए? रिप्रेजेंट ऑफ गैसेस।
एंड रिप्रेजेंट ऑफ गैसेस ओनली, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, सच एज फायर डैम्प, व्हाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प, और भी डैम्प जो हम लोग ने पढ़ा था, व्हाइट डैम्प, स्टिंग डैम्प, फायर डैम्प, ब्लैक डैम्प। ये डैम्प की डिफिनेशंस हो गई। ऑलमोस्ट जो भी डिफिनेशंस करनी थी हमने कर लिया। अब हम लोग थोड़ी बहुत गैसेस की प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद कंपोजिशंस देखेंगे और एक एक गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि फायर डैम्प के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट डैम्प के बारे में, ब्लैक डैम्प के बारे में, इसकी क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या कंडीशंस है, कैसे बनती है, ये सब हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक डिफिनेशंस और है नेचुरल वेंटिलेशंस की डिफिनेशंस। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नेचुरल वेंटिलेशंस की डिफिनेशंस। Note down please. Now next definitions is natural ventilations में ventilations, natural ventilations जो नेचर के थ्रू से वेंटिलेशंस हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल वेंटिलेशंस। और नेचुरल वेंटिलेशंस हर जगह प्रॉपर होती है नेचर के थ्रू से। आपके घर में भी जो वेंटिलेशंस है, हवा है, हवा का फ्लो है, वो क्या है, नेचुरल वेंटिलेशंस। और जैसे ही आप एसी, कूलर, फैन ये सब यूज करते हैं तो वो आपकी आर्टिफिशियल वेंटिलेशंस में आ जाएगी। ओके, तो हेडिंग डालिए नेचुरल वेंटिलेशंस। ओके, ये डिफिनेशंस आपकी नेचुरल वेंटिलेशंस की, प्लीज नोट डाउन। नेचुरल वेंटिलेशंस, it refers to the current of air that follow through a mine by purely natural means। प्राकृतिक के थ्रू से जो हवा आ रही है उसी को हम लोग नेचुरल वेंटिलेशंस कहेंगे। प्योरली मीन्स दैट इज विदाउट एडिंग ऑफ फैन और अदर मैकेनिकल कंट्रीवेंस, CONTRIVENCE कंट्रीवेंस। कोई भी मैकेनिकल एप्लियंस या फिर किसी प्रकार का पंखा यूज ना हो उसी को हम लोग नेचुरल वेंटिलेशंस कहेंगे। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या देनी चाहिए हमें?
ऑब्जेक्ट ऑफ माइन वेंटिलेशंस, ये इंपोर्टेंस है। माइन को वेंटिलेट हम लोग क्यों करते हैं? वर्बली आप मुंह से बोल देंगे सर फॉर द डाइल्यूट ऑफ गैसेस, ठीक ना। देन इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इनहेल ऑफ प्योर गैसेस, प्योर ऑक्सीजन, ओके। फिर टू क्रिएट सुटेबल कंडीशंस, 3। तो 3-4 पॉइंट ऐसे मेन आते हैं जो कि आपको हमेशा याद में रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ माइन वेंटिलेशंस या फिर पर्पस ऑफ माइन वेंटिलेशंस के अलावा एक पॉइंट छूट रहा है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये भी आज कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है या फिर क्या क्या प्रॉपर्टी होती, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी, पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकेंड वन इज टेम्परेचर, फिर ग्राहम रूल्स, ग्राहम्स लॉ, देन आफ्टर सोलेबिलिटी यानी कि डाइल्यूट होने की क्षमता। उसके बाद बैरोमेट्रिक प्रेशर, इसके बाद बैरोमेट्रिक BAROM ट्रिक प्रेशर्स। ये गैसेस में प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर्स। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टेम्परेचर, ग्राहम्स लॉ, सोलेबिलिटी, बैरोमेट्रिक प्रेशर्स। और भी प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन मुख्यतः ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो आप सिंपल में लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए गिवन रेफरेंस मटेरियल। इट इज द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन मटेरियल्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर लिक्विड इज नियरली allow measure with the respect to water at its densest। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ माइंस वेंटिलेशंस, नेक्स्ट हेडिंग डाली ऑब्जेक्ट ऑफ माइन वेंटिलेशंस। माइंस में हम लोग वेंटिलेशंस क्यों करते हैं, क्या पर्पस है माइंस में वेंटिलेशंस करने का, क्या पर्पस है। इसके बाद इनर्ट गैस आपको समझ में आ रहा होगा। द इनर्ट, जो बहुत रेयर केस में किसी के साथ केमिकल रिएक्शंस करता है। ओके, तो आई थिंक मोर देन 1 आवर्स की वीडियो हो गई होगी, और आपको कहीं ना कहीं 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बन जाने के बाद या कंटिन्यू 1 घंटे में बैठने में आपको हो सकता है बोरिंग लग रही हो या फिर मन भी नहीं करता हो। तो आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ वेंटिलेशंस को देखेंगे, माइन वेंटिलेशंस को देखेंगे।
माइंस वेंटिलेशंस को देखेंगे कि माइंस में हम लोग वेंटिलेशंस क्यों करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिस वन। फिर हम लोग गैसेस में चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में ही अगर आपको मैं कंपोजिशंस या फिर ये पढ़ाने लगता कि क्या क्या कंपोजिशंस है या फिर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है गैसेस की या फिर गैस से क्या होता है, तो आपको कंसेप्ट में नहीं आता। अगर आपसे पूछा जाए कि रावण को राम ने क्यों मारा डायरेक्टली, और आप इससे पहले की कंसेप्ट आपके पास में कुछ है ही नहीं, तो आप फेल्यूर हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आंसर भी नहीं कर पाएंगे कि क्यों मारा। ओके, तो पहले आपको राम की जन्म पीरियड से सारे कंटिन्यू पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि राम ने रावण को क्यों मारा था। ओके, तो इसीलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट वेंटिलेशंस को लेके पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग टू दी सिलेबस में आ जाएंगे, यानी कि फायर डैम, स्टील डैम, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्या कंपोजिशन है, क्या कंडीशन है, क्या इन्वायरमेंट, ये सब। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 4th सेमेस्टर की क्लासेस अभी चल रही है। वेंटिलेशंस यानी कि माइन इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशंस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसमें माइनिंग मशीनरीज भी है और माइनिंग सर्वेइंग भी है 4th सेमेस्टर में, तो धीरे धीरे सबको कंप्लीट करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग ने एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग कैप्चर कर रहा था, तो वो भी कंटिन्यू होगा, उसको भी कंटिन्यू कर रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जियोलॉजी को 2 क्लासेस, सेकेंड क्लासेस किए हुए हैं, उसको भी देखना है। और सर्वे तो अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो इसको अभी स्टार्ट करने की भी मन नहीं है। अभी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर ये कंटिन्यू देखते हुए चलेंगे। जनवरी में या फरवरी में सेमेस्टर की एग्जाम आएगी फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसको पहले प्रायोरिटी देना है, उसके बाद 3rd और 4th को भी और 2nd को भी। ओके, एनीवेज, अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रही है या फिर हमारी स्किल अच्छी है बताने में, तो प्लीज़ क्या करना है ये आपको पता ही है। अपनी जो भी अचीवमेंट है या फिर जो भी अचीवमेंट आप करना चाहते हैं, अपने गोल के प्रति क्या निष्ठा और क्या निष्ठावान रखते हैं, ये आपको कंटिन्यू रखना होगा। अदरवाइज आज के टाइम पे इतनी कंपटीशंस हैं कि थोड़ी सी चूक में भी आप फिसल सकते हैं। तो एग्जाम आए तभी ना पढ़िए, एग्जाम आए तभी ना पढ़िए, पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ओके, एग्जाम आए तभी ना पढ़िए, पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कंसेप्ट को लेना, जब एग्जाम ही आए तभी आपको पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के कंटिन्यू बना के चलते हैं, पर डे अगर 1-2 घंटा पढ़ते हैं, तो आपको एग्जाम में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस रिवीजन करने से सारा ओके, अच्छे नंबर से आप पास आउट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, कंटिन्यूंसी बना के रखिए और थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। वन मोर थिंग, अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आज के टाइम पे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप कहीं भी कभी भी 5-10 मिनट के लिए बैठ जाइए, आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, 1 घंटे के लिए कंटिन्यू बैठ जाइए और लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। अपनी जो मंजिल है उस पर वर्क कीजिए। आप माइनिंग इंजीनियरिंग है, आप माइनिंग इंजीनियरिंग में और क्या बेहतर कर सकते हैं, अभी तक जो करते आ रहे हैं उसी में हम लोग कंटिन्यू हैं। आप इनसे अलावा और क्या बेहतर कर सकते हैं, आप क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ऐसा कोडिंग ला सकते हैं कि मैं घर बैठे बैठे माइंस को चलाऊं, मैं
रिमोट कंट्रोल ऐसी व्हीकल्स आप बना सकते हैं कि रिमोट हमारे हाथ में है और माइंस में मशीनरी चल रही हो। तो आप इससे और क्या क्या बेहतर तरीके से अपनी एफर्ट लगा सकते हैं माइंस को चलाने में, ये भी आप कंसेप्ट रखिए। इंजीनियर आप बनने वाले हैं, इंजीनियर मीन्स आगे चल के आप साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। CMPDI में आपकी भर्ती हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, तो फिर आपकी डाटा एनालिसिस यानी कि कोयल से रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्शंस करना है वो पूरी की पूरी आप साइंटिस्ट वाला वर्क में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं साइंटिस्ट भी हैं। हर इंजीनियर कहीं ना कहीं किसी भी चीज, किसी भी फील्ड की डिस्कवरी में वो साइंटिस्ट है, डिस्कवरी करता है तो डिस्कवर है वो। तो सिर्फ ये कंसेप्ट में मत रहिएगा कि हमारी गोल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, कोल इंडिया की सब्सिडी में अपना सर्विस देना, ये कंसेप्ट नहीं रखिए ऐसा कंसेप्ट कि हम कुछ दे सकें समाज को, सोसाइटीज को, कुछ हम गेन करके, कुछ एफर्ट लगा के कुछ दे सके। ओके, तो इस तरह से कंसेप्ट रखेंगे तो आप किसी न किसी दिन बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे व्यक्ति के अंतर्गत में आएंगे। और भगवान करे अगर सच में ऐसा हुआ तो आपको हो सकता है कि एक अवार्ड भी या फिर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया से अवार्ड मिलने को बन सके। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी और अपने सारे साथियों पर फैमिली की ख्याल रखिए। ठंडा बढ़ चुका है तो आराम से रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।